केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आपने ग्लूकोज के बारे में देखा था, ग्लूकोज की प्रॉपर्टी देखी थी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी रही हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी रही हो। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज का दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, एक तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर, एक हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें, जिसे हम एक प्रकार से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसमें कुछ कमियां आ गई थी जिसके कारण हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंस हुआ। आइए देख लेते हैं कि क्या कारण था कि आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर फेल हुआ। एंड सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर था क्या, वो पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां पर देखेंगे डाउनलोड टीच स्ट्रीम ऐप नाउ। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जितनी भी बुक पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐप पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल पर जाएंगे, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो बैच है। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की लाइव क्लास अटेंड करने को मिल जाती है, जो कि शाम 5 बजे से क्लास चलती है और रात को 10 बजे तक चलती है। 5 से 7 आपकी फिजिक्स होती है, 7 से 8 केमिस्ट्री एंड 8 से 10 आपकी मैथ यहां पर होती है। साथ साथ ज्योमेट्री की क्लास भी चल रही है। सो दैट अगर आपको लाइव क्लास लेना हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अभी जाते हो तो आपको फ्लैट 500 का ऑफ मिल जाता है, जिसके कारण 2500 का जो बैच है वो आपको 2000 में ही मिल जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक एक पॉइंट आप समझते चलेंगे, हम एक एक पॉइंट समझाते चलेंगे, आपको सब समझ में आता जाएगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में पहला पॉइंट क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर? एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। मतलब क्या कहा गया? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट, एलिमेंटल एनालिसिस, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब करके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रखा गया ग्लूकोज का ना, वो C6H12O6 रखा गया। C6H12O6 रखा गया। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएगी? स्ट्रक्चर तो अभी देखेंगे बारी बारी से कि इसमें क्या प्रेजेंस है, क्या नहीं प्रेजेंस है, धीरे धीरे ऐसे निकालते चले जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। बट हम इतना जानते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 रखा गया। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम स्ट्रक्चर आगे बढ़ाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जब C6H12O6 को लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिएगा, CHOH का होल 4 एंड CH2OH है वही क्या, जैसे हम लोग CHO लिखते थे, कार्बन 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 एंड CH2OH। इधर आता था आपका OH, इधर आता था H, फिर OH, फिर OH। सबको याद हो गया होगा स्ट्रक्चर, आई थिंक। OH H यही था। अब CHO ऊपर है ही, इसको क्या लिखे हैं देखो ध्यान से, CHOH 4 टाइम्स है, इसलिए इसको 4 टाइम्स लिख दिए हैं। नीचे CH2OH है, एक ही चीज। ठीक है, अब हमने लिखने को तो लिख दिया, बट कंफर्म कैसे हो कि ये एक प्रकार से स्ट्रेट चेन में है? इसको हम रिएक्ट कराएंगे HI से, इसको हम रिएक्ट कराएंगे
HI से और हीट करेंगे, इसका होगा क्या, रिडक्शन। इसका होगा क्या, रिडक्शन। रिडक्शन होने के बाद CHO का रिडक्शन कराओ, देखो यहां पर रिडक्शन होगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये CH2 का होल 4 एंड ये CH3, ठीक है। OH वाले ग्रुप को हटा देगा, OH जितने भी ग्रुप हैं वो हट जाएंगे, वहां पर हाइड्रोजन जाकर लग जाएगा और हाइड्रोजन के लगते ही ये यन हेक्सेन बना रहा होता है, यन हेक्सेन बना रहा होता है। और यन हेक्सेन जब मिल रहा है तो इसको हम बता सकते हैं कि हेक्सेन कब आता है, एन कब आता है, जब एक सिंगल और स्ट्रेट चेन मिलता है। तो लिख सकते हैं यहां पर प्रूफ्स दैट, इससे ये प्रूव हुआ कि ऑल कार्बन्स आर कनेक्टेड इन ए, आर कार्बन्स आर कनेक्टेड इन ए स्ट्रेट चेन। ठीक है, नोट डाउन करिए, इतना फटाफट से नोट डाउन करिए। वो फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीन छोटी हो गई, इसको हटाएंगे तो पूरा हट जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है, यहां पर थर्ड पॉइंट लिख लेंगे। पहला तो ये समझ में आ गया कि इसे हम डिटरमाइन करके वो भी किसके आधार पर, एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर इसको हम जान पाएंगे ये C6H12O6 होगा। एंड जब इसका हमने रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HI तो ये यार हेक्सेन बना रहा होता है, क्योंकि 6 कार्बन थे तो हेक्सेन बना। जब ये हेक्सेन बना दिया तो इसका मतलब ये है कि ऑल कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है और ये एक स्ट्रेट चेन में मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एन बन रहा होता है वहां पर, इन आइन और वगैरह कुछ भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता। तीसरा पॉइंट अगर मैं इसी का रिएक्शन कराता हूं, ध्यान से समझना, CHOH का होल 4 CH2OH, इसका रिएक्शन कराता हूं ऑन द प्रेजेंस ऑफ NH2OH, NH2OH, ठीक है, NH2OH। तब ये क्या बनाता है, तब ये बनाता है कुछ इतना, CH डबल बॉन्ड NOH और ये बना जाता है हमारा CHOH का होल 4 और ये हो जाता है CH2OH, ठीक है, प्लस का H2O। देख पा रहे हो, कुछ किया नहीं, NH2OH जो था हमारा N डबल बॉन्ड OH और H, NH2OH जो था, यहां से आपने देखा ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिए, H2O बना लिए, पहली चीज। अब यहां पर CH बच गया, ऑक्सीजन निकला तो 2 बॉन्ड की कमी आई, तो ये 2 बॉन्ड जाकर NOH जाकर वहां पर जुड़ गया, बस इतना ही हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ऑन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड के प्रेजेंस में इसका हम अगर कराएं तो ये बना लेता है हमारा CHOH और प्रेजेंट ऑफ साइनाइड भी आ जाता है और ये हो जाता है हमारा क्या, CHOH का होल 4 और ये CH2OH। तो यहां पर देख पा रहे हैं ये आपका जो बना इसको बोलते हैं हम ऑक्साइम, इसको बोलते हैं हम ऑक्साइम, और ये जो बना इसको बोलते हैं हम क्या, साइनोहाइड्रिन, इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन। तो इससे हमें मिला क्या एग्जैक्टली, अगर आप देखना चाहोगे इससे हमें मिला क्या, ये हमारा ग्लूकोज है ही, ये हमारा ग्लूकोज है, इससे मिला क्या, इससे ये समझ में आया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है। कौन सा ग्रुप उपस्थित है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ऐसा क्यों हमने बताया, क्योंकि यहां पर देख पा रहे हो NH2OH की मदद से हमने देखा कि CHO को हमने तोड़ दिया, CH वहां पर रिएक्शन NOH से हो रहा है, साइनाइड हमने लगाया तो साइनाइड वहां पर जाकर चिपक जा रहा है ना। तो एग्जैक्टली आपने देखा कि वो आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो रहा है।
तो ये तभी हो पाता है जब वहां पर कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होगा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होगा, तभी हो पाएगा। और ये NH2OH और साइनाइड ऐसा तो है नहीं कि आपका ये CH2OH को भी चेंज कर पाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी चेंज कर पाया, वो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को चेंज कर पाता है। NH2OH की मदद से वो ऑक्साइम बनाता है और CN की मदद से हम बना लेते हैं साइनोहाइड्रिन बना लेते हैं। तो इसलिए हमें ये पता लगा कि इसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप भी उपस्थित है। अब देखो जैसे C6H12O6 आपको दे दिया गया, उसमें क्या क्या उपस्थित है हमको क्या पता होगा। तो पहली चीज तो पता चल गई कि इसमें क्या है कि ये स्ट्रेट चेन में है, तो हमने स्ट्रेट चेन में बना दिया। दूसरी चीज पता चल गई कि इसमें क्या है, जब हमने किससे रिएक्शन कराया, NH2OH या फिर साइनाइड से रिएक्शन कराया, तो हमें ये पता चला कि इसमें क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंस है। इट मींस दैट आपका CHO ग्रुप उपस्थित है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्साइडिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे। ठीक है, चलो जब हम CHOH का होल 4 एंड CH2OH ठीक है, इसका हम क्या कराते हैं, माइल्ड ऑक्साइडिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Br2 हो गया आपका या फिर H2 हो गया, ये सभी क्या है आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ये सभी क्या हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, एल्डोज को एल्डोनिक ग्रुप में चेंज करता है। जब भी आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में किसी को ऑक्सीडाइज कराओगे, तो एल्डोज को ऑक्सीडाइज कराओगे तो एल्डोज क्या हो जाता है, एल्डोनिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यही होता है कि ये एल्डोज को चेंज कर देता है एल्डोनिक ग्रुप में, एल्डोनिक ग्रुप में या एल्डोनिक एसिड में, एल्डोनिक एसिड में चेंज कर देता है। तो देखते हैं किस में चेंज होता है। ये CHO को क्या बना देता है, COOH एंड ये CHOH का होल 4 एंड ये CH2OH। तो यहां पर बताएं क्या, प्रेजेंस ऑफ, यहां से क्या पता चला कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। क्यों, क्योंकि किसी एल्डोज को एल्डोनिक ग्रुप में चेंज होता है, और जो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही चेंज कर पाता है, और किसी की बस की बात नहीं होती। मतलब ये अगर चाहे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेंज कर दे तो नहीं कर पाएगा, तो CH2OH ग्रुप को चेंज कर दे तो नहीं कर पाएगा, इसकी बस की बात नहीं है। इसमें ये पता चला कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हटा दे इसको, नोट करते चला करो, स्क्रीनशॉट लेते चला करो सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट। अब हम इसका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमने कराया, अब हम क्या कराएंगे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराएंगे। देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड को ही चेंज कर पाता है एल्डोनिक एसिड में, एक प्रकार से। जब हम वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं ना, तो जितने भी ग्रुप होते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो आपका, चाहे वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो, सबको वो एसिड बना देता है। आओ दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर जब मैं चेंज करूंगा CHOH का होल 4 CH2OH ऑन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, HNO3 क्या है, कोई बताएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर देखो दो एक्स्ट्रा ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो आपका CH2 ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा आपका CH2OH ग्रुप लगा, और दो के दोनों को ये चेंज कर देता है इन एसिड, ये बना देता है एसिड में। तो यहां पर आप क्या देखोगे, CHO को भी ये चेंज कर दे रहा है COOH ऑक्सीडाइज करके, एंड ये
OH का होल 4 एंड CH2OH को भी चेंज कर दे रहा है, COOH। कितना भी स्ट्रांग हो उसको चेंज कर देगा, क्योंकि आपने स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया, जो कि आपका कंसंट्रेटेड HNO3 बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये CHO को भी एसिड में चेंज कर दे रहा है, COOH को में, और CH2OH को भी चेंज कर दे रहा है। तो इसमें ये पता चला, सबसे पहले तो मालूम चल गया कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसको तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चेंज कर पा रहा था। अब इससे ये पता चल पाया कि इसमें CH2OH ग्रुप भी है ना। तो यहां पर लिखेंगे ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य क्या होता है, यहां पर लिख लो। ये एल्डोज को एल्डोनिक एसिड में चेंज करता था, ये एल्डोज को अल्डेरिक एसिड में चेंज करता है। वो एल्डोज को एल्डोनिक एसिड में चेंज करता था, ये एल्डोज को एल्डोरिक एसिड में चेंज करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर लिख लेंगे ये एल्डोज को चेंज करता है एल्डेरिक एसिड में, ठीक है, एल्डोज को चेंज कर देता है एल्डेरिक एसिड में। तो यहां से हमको मिला क्या, यहां से हमको मिला कि हम बता सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, हम यहां से बता सकते हैं कि इसमें प्राइमरी एल्कोहल भी प्रेजेंस है। यहां पर देख पा रहे हो ना CH2OH, तो यहां पर प्राइमरी एल्कोहल भी प्रेजेंस है ना, तभी तो वो चेंज हुआ COOH में, एसिटिक एसिड में चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट बात करें, अब हम क्या करेंगे, इसे पिरिडिन के उपस्थिति में इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, पिरिडिन की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे लास्ट में। CHO, क्योंकि हमें जानकारी चाहिए थी, CHOH का होल 4 CH2OH। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, AC2O होता है ना, AC2O। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। क्या बनाता है ये, CHO और इधर ये CHOAC, यहाँ पर AC आ जाएगा का होल 4 एंड ये आपका CH2OAC। जितना OH ग्रुप है ना सबको हटा देगा, OAC2 आ जाएगा उसमें, CH2OAC, सॉरी हाँ सही है, CH2OAC प्लस का यहाँ पर बच गया 5ACOH। कैसे बचा मैं बता देता हूँ। AC2O क्या होता है, AC2O ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसका फार्मूला होता है बहुत सिंपल, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O फिर से वही रिपीट होता है O CH3, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपने पहला देखा कि CHO ग्रुप चेंज हुआ है, मतलब OH ग्रुप जितना भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितना है सब चेंज हो गए हैं, तो ये इस प्रकार से लगा होता है। CHO जैसे मान लो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप लगा होता है, एक OH ग्रुप लगा होता है। तो यहां से देखो ये टूटता है, कोई भी एक देखो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है तो ये टूटेगा, जैसे ये टूटेगा तो O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना, हाँ या ना। O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो है AC, पहली बात तो ये समझ लो जो AC लिखा गया है, AC का मतलब क्या होता है, AC का अगर मैं मतलब समझाऊं, AC यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतना AC है आपका, ये आपका AC है, तो CH3C डबल बॉन्ड O ये आपका AC होता है। तो यहां पर क्या होगा, OH को अगर तोड़ो आप, ऑक्सीजन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या मच इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना। अगर मैं कंपेयर करूं हाइड्रोजन में एंड फ्लोराइड में, तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा होता है, सेकंड नंबर आपका ऑक्सीजन ही आता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले जाएगा, तो यहां पर ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, एंड ऑक्सीजन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन आने के कारण उस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो इस पे आ गया क्या आपका निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आपके पॉजिटिव चार्ज मिल गया। अब जिस पे निगेटिव चार्ज आया है उस पे पॉजिटिव वाला आकर जुड़ेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उस पे निगेटिव वाला जाकर जुड़ेगा ना। तो ये जो पॉजिटिव है ये इधर आ जाता है ना, तो यही हो गया CHOAC, देख पा रहे हो ना, CH2OAC, ये इधर जाकर जैसे ही इधर जुड़ेगा तो CHO
ये आपका AC है टोटल, देख पा रहे हो ना, ये AC है, AC हम इससे बोलते हैं प्रकार से, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो, CHO CH3 COOH ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो आपकी इच्छा है जैसे भी आप लिखना चाहो। हाँ, इसको फालतू ही हटा दिया, आप लिखने के लिए अच्छा रहता ना, CH3 C++O। और ये जो पॉजिटिव निगेटिव वाला मिला था इस पे H आ जाएगा तो ये क्या बना लेगा, CH3COOH, ये CH3COOH बनाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो। यहां से आपको मिला क्या, यहां पर जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहे थे ना वो चेंज हो रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके चेंज हो रहे हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर चेंज हो रहा है तो यहां से हमें ये पता चला कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंस है। तो यहां पर आप लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नोट कर लो। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर मिल पाया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बता पाए, ठीक, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। कंक्लूजन क्या मिला यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन आपको मिला क्या, कंक्लूजन आपको मिला कि ग्लूकोज इज concluded to have to have 5 aldoli group, 5 aldoli group कर रहे हैं, सॉरी alcoholic group, आई एम सो सॉरी, alcoholic group and 1 aldehyde group all on different carbon। मतलब अलग अलग कार्बन पे 5 आपका एल्कोहलिक ग्रुप है ना, CH2OH देख पा रहे थे ना आप, या CHOH वहां पे मिल रहा था बीच में, वो वैलेंसी के अनुसार होता है, लास्ट में आपका CH2OH। तो 5 आपका क्या मिल रहा था, एल्कोहलिक ग्रुप, और आपका एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। इन सभी से ये मालूम चला आपको, ठीक है। और अलग अलग कार्बन पे इसीलिए स्टेबल है, अगर एक ही पर 2 आ जाए ग्रुप ना तो वो स्टेबल नहीं रह जाता, वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। एज द स्ट्रक्चर इज स्टेबल, जिससे आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। नोट का पॉइंट लिखेंगे यहां पे लिखेंगे नोट पॉइंट। नोट का पॉइंट क्या है, अगर आपका 2OH ग्रुप है, 2OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन, आर अनस्टेबल, मतलब 2 OH ग्रुप अगर सेम कार्बन पे आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो आप ये बता सकते हो कि आपका जो ग्लूकोज है उस पे एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप मिला है, 5 आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, और सभी अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंस होंगे। इससे ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। तब जाकर जो स्ट्रक्चर मिला, देन द स्ट्रक्चर इज, अभिज्ञा शोर मत मचाओ उड़िया, क्लास चल रही है ना, और उसे भी बोल दो कि शोर ना मचाए। तब जो आपकी स्ट्रक्चर होगी, द स्ट्रक्चर इज, वो स्ट्रक्चर क्या होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड, मतलब एक पे आपका CHO ग्रुप मिला, यहां पर बताया जाए कि एक कार्बन पर आपका CHO ग्रुप मिल रहा है, बाकी की जो 5 कार्बन है उस पे आपका कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। तो फर्स्ट पे आपका CHO ग्रुप मिल रहा है जिसे आप एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हो, एंड जो शेष 5 कार्बन है ना, इस पे आपके क्या है,
एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, ये हमको पता चला अभी तक। अब ये तो मालूम चल गया, ठीक है, चलो हम भी मान गए, लेकिन क्या ये सही स्ट्रक्चर बन रहा है? मुझको बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं है। हम तो पहले तो जान गए कि ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, बट अभी मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। जो शुरुआत में मुझे ऐसे ही मालूम था, मतलब जो बना रहा होगा उसको ऐसे ही मालूम था, शुरुआत में जो ग्लूकोज था उसे इतना ही पता था, ऐसे हुआ। अब इसमें कंसेशन होगा, अब इसकी लगेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। नोट कर लो तो मैं आगे बताता हूं। इसकी लगेगी क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, नोट करो भाई, नोट हो गया? चलो, यहां पर इसकी लगेगी क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये क्या होगा? द एग्जामिनेशन ऑफ, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे द एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज was done by फिशर नाम के वैज्ञानिक ने इसे फिर से संशोधन किया था। फिशर एंड he gave the following structure। मतलब फिशर ने इसमें संशोधन किया, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाई, तब जाकर फाइनल स्ट्रक्चर इसका बनाया। फाइनल स्ट्रक्चर मिला क्या हमको? आप सभी जानते हो फाइनल स्ट्रक्चर जो भी हमको मिला है, कार्बन 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 कार्बन, ऊपर लगता है आपका CHO ग्रुप, नीचे लगता है आपका CH2OH ग्रुप। ठीक है, एंड 4 इसमें कायरल कार्बन होते हैं, मैं लिख देता हूं पिंक से या रेड से। 4 जो है उसके कायरल कार्बन है, 1 2 3 4 इसके कायरल कार्बन होते हैं। एंड नाउ ये पहला वाला CHO ग्रुप छोड़ करके जो पहला वाला होता है इसमें OH आता है राइट साइड वैसे सभी में आता है, ये दूसरे वाले में सिर्फ H आता है बस, बाकी सभी में राइट साइड ही OH आता है आपका। ठीक है, सभी में राइट साइड ही OH आता है। यहां से आपको मिला क्या? यहां में आपको 4 कायरल कार्बन मिले, देख पा रहे हो 4 कायरल कार्बन है जो कि अलग अलग सभी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने बन सकते हैं? स्टीरियोमर्स मतलब कितने कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो 2 की पावर n होता है जितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स होते हैं, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 स्टीरियोमर्स इसके बन सकते हैं। ठीक है, 16 स्टीरियोमर्स में सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर मिला, जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं ना, 16 अलग अलग स्टीरियोमर्स बनाने के बाद फिशर ने जो फिक्स किया, यही एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि डी ग्लूकोज बना रहा था। ठीक है, प्लस डी ग्लूकोज, तो लिख लेंगे एंड ओनली वन ऑफ देम दिस इज पॉजिटिव डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। मतलब 16 इसके अलग अलग, क्योंकि 4 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 4 करोगे तो आप कितना मिलेगा आपको? 16। तो 16 अलग अलग स्टीरियोमर्स इसके मिलेंगे, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। उसमें से ये ऐसा सिर्फ एक आपका स्ट्रक्चर है जो कि आपका क्या है? प्लस डी ग्लूकोज दिखाता है, नोट कर लो। और यही इसका फाइनल स्ट्रक्चर मिल पाया हमको, यही इसका फाइनल स्ट्रक्चर मिल पाया हमको। ठीक है, बातें समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पर। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये था हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, यहां पर लिख लो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर।
ये हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था। अब हम बढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर पर, नोट करेंगे। अब हम बढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर पर, ठीक है। हटा दें, हटा दें, समझ आ रहा है ना सबको? यहां पे अब हम लिखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना एक हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट होता है। मैं समझा रहा हूं अभी हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले समझ लो आप। हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट होता है। हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट इसमें लगने होता है, किसमें? साइक्लिक स्ट्रक्चर में। क्या होता है हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट? जैसे मान लो मैं RCHO ग्रुप लेता हूं, एल्डिहाइड ग्रुप लेता हूं, सपोज वी हैव एल्डिहाइड ग्रुप, कोई भी एक है, ये देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, RCHO ग्रुप है, ठीक है, ये RCHO ग्रुप। अब RCHO ग्रुप का अगर हम रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल से, ROH से, R डैश मान लेते हैं इसको, उसको R माने, इसको R डैश मान लेते हैं, ठीक। अब होगा क्या, यहां पर देख पा रहे हो आप, इसके पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता? जब ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और जो भी चीज हो रहा है वो मैं उसको डिफरेंट कलर से दिखा दे रहा हूं। ये बॉन्ड टूट रहा है, देखो मैंने इसको बाद में लिखा है इसलिए मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, आएगा। पार्शियल निगेटिव का टोटल निगेटिव आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ही खींच ले रहा है, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, एक पे पार्शियल निगेटिव, ठीक है। या अगर लिखना चाहें तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, बोलो, ठीक। एक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पे निगेटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पे अटैक करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये मित्रता बढ़ाएगा अपना। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा क्या? कार्बन है जिससे आपका R जुड़ा हुआ है, जिससे आपका H जुड़ा हुआ है, जिससे आपका सिंगल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, जिसपे आया है निगेटिव चार्ज, और इधर आकर के कौन जुड़ गया? O जुड़ गया, जिसपे ऑलरेडी H है और R डैश है। सही है बॉस? हाँ। और इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सही है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि वो तो दे रहा है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, साइड सी बात है। अब होगा क्या, अब टूटेगा ये वाला हाइड्रोजन, इसके भी इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल तो है नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा H+ के रूप में, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ना। H+ के रूप में रिमूव होगा तो ये जाकर कहां अटैच हो जाएगा? इसके साथ मित्रता कर लेगा। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर हमारा मिल के आया वो क्या मिला? दिस इज CHR, इधर OR डैश मिला और इधर हमारा OH मिला, ठीक है। ये हमारा हेमी एसिटल होता है, हेमी एसिटल। यही कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा कि हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट होता क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप से कैसे ये चेंज हो रहा है हेमी एसिटल में। बातें क्लियर हुई? बातें क्लियर हुई? आगे चलें, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। यहां पर फिर से हेडिंग लगा लेंगे अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर। कितना अजीब लिखा है ना मैंने, साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलो कोई नहीं। अब यही चीज हम कहां पर लगाएंगे? ग्लूकोज में। सेम थिंग हम किस में लगाएंगे? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में क्या है, ध्यान से देखना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन 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 एंड CH2OH।
इधर लगता है आपका ऑक्सीजन, इधर लगता है हाइड्रोजन, क्योंकि CHO ग्रुप है ना हाइड्रोजन। ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा OH और ये रहा OH। इधर रहा H, H, OH और H। बस यही है आपका, याद हो गया होगा ना आपको, बिल्कुल। चलो अब हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, मिलेगा ये रिएक्शन के बाद क्या हमको, वही सेम थिंग जो जो उसमें हुई थी वही इसमें होंगी। होगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ, O पे आएगा निगेटिव चार्ज, C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव ना। यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट जो OH है, यहां से देखना, तुम कहां से आ गए जी अरे भाग जाओ भाई, उस पर भी लिख देता है। चलो एक बार मैं फिर से हटा देता हूँ पूरा, महाशय आ गए इसमें, यहाँ पे क्या करेंगे चल फिर से लिख देता हूँ ना। क्या है, कार्बन 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 एंड CH2OH ग्रुप। इधर आ गया ऑक्सीजन, इधर आ गया हाइड्रोजन, ये रहा आपका। देखो CHO ग्रुप के बाद पहले वाले में OH होता है, बाकी सभी में OH होता है, ध्यान दीजिएगा सब में OH होता है राइट साइड। सिर्फ ये दूसरे वाले कार्बन, ये 4 कायरल कार्बन होते हैं, ये 4 कायरल कार्बन है, ये 4 आपके कायरल कार्बन है, इन्हीं चारों कार्बन कायरल कार्बन की बात होती है। ऊपर CHO ग्रुप, नीचे CH2OH ग्रुप, बस ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, H और H, ये हो गया आपका ग्लूकोज। होगा क्या, ध्यान से समझना, अगर ये वाला टूटेगा बॉन्ड, O पे आएगा निगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा था, नीचे CH2OH से नहीं, मतलब इसके बाद जो दूसरा कार्बन होता है, मतलब कायरल कार्बन फर्स्ट जो नीचे से होता है, या फिर हम नीचे से दूसरे वाले कार्बन की बात करते हैं, और ये इसी के अनुसार आप नेमिंग भी करते थे, पॉजिटिव होता था डी ग्लूकोज होता था या फिर एल ग्लूकोज होता था, इसी के अनुसार ही तो करते थे ना, इसी के अनुसार करते थे ना, नीचे से दूसरे कार्बन की तरफ, नीचे से पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये रहा, ठीक है। होगा क्या, यहां से OH, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना OH को, ये देखो लिख सकते हैं, ये रहा, बिल्कुल। अब देखो होगा क्या, H जब टूटेगा तो अगर मान लो ये वाला टूटा, मान लो ये वाला बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, सपोज दैट ये वाला बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा तो हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे, इस पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाकर अट्रैक्ट करेगा, तो वो कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पर, ये अटैक करेगा कार्बन पर, करेगा। तो फाइनली हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा क्या, देन वी हैव स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर मिला C, इधर बन गया हमारा OH ग्रुप बन गया ना, ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन जाकर चिपक गया, OH ग्रुप बन गया इधर, इधर H बन गया है ना, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, CH2OH। सब में फिल कर दो जैसा है, OH है, H है, OH है, इधर H है, OH है, H है और H। अब ये वाला देखो ऑक्सीजन कहां पर जाकर बॉन्ड बनाया था, ऊपर वाले कार्बन के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि दोनों से बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो एक ही के साथ जोड़ना अन्याय होगा, ये बना। अब एक प्रकार का साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अभी भी नहीं दिख रहा होगा आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, ये तो इस प्रकार से बन गया, चलो इसको नोट डाउन कर लो, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं, ठीक है, इसको मैं हटाऊंगा, इसको, इस वाले फिगर को मैं हटाऊंगा, नोट कर लो इसलिए, ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, हम एक बात का याद रखेंगे, एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, कि जो राइट साइड ग्रुप लगा होगा, राइट साइड जो ग्रुप लगा होगा उसे आप नीचे लिखोगे, बिलो,
उसे आप बिलो लिखोगे। देखो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं इसका, ये रहा ऑक्सीजन, देखना समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं स्ट्रक्चर में, ठीक है। ठीक, और ये रहा कार्बन हमारा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक। यहाँ पर कार्बन ना लिखते हैं हम, क्योंकि आप सब समझते रहो, मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ा, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक एक कार्बन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझना, एक H एक OH, एक H एक OH, एक H एक OH, एक H एक OH, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने क्या कहा कि जो चीजें राइट साइड लिखी हैं उसको नीचे लिख दो, जो चीज राइट साइड लिखी है। पहले वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन को इसे फर्स्ट कार्बन बोलेंगे, ये फर्स्ट कार्बन होगा। इधर राइट साइड क्या है, OH है, नीचे लिख दो। राइट साइड क्या है, दूसरे वाले कार्बन पे OH है, तीसरे वाले पे राइट साइड H है, चौथे पे राइट साइड OH है, पांचवें पे राइट साइड कुछ नहीं है। पांचवें पे याद रखो जो सबसे बड़ा एलिमेंट लगा हुआ है उसको ऊपर लिखते हो, ठीक है। CH2OH ऊपर लिखोगे, हमेशा याद रखना CH2OH आपका ऊपर ही रहने वाला, क्यों, क्योंकि उसे बड़ा एलिमेंट है, उसे हम ऊपर कर देते हैं। बाकी बचे हुए को, लेफ्ट वाले को हम, पहले वाले पे लेफ्ट ऊपर हमारा H है, इधर लेफ्ट OH है, फिर H है, और ये H हो गया। इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसी को बोलते हैं क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसे अच्छा बन गया ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, छाप लो भैया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलो आगे बढ़े, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना, जस्ट सिंपल यार, कुछ है ही नहीं इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर समझने में, है ना। जो भी राइट साइड में है उसको हम नीचे लिखेंगे, राइट ग्रुप बिलो, राइट ग्रुप बिलो होगा, राइट ग्रुप बिलो होगा, बस हटाएं। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर देखो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ग्लूकोज का वो कैसे बनता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो बनता है C डबल बॉन्ड O H C C C C CH2OH, ठीक है। और ये क्या बनता है, राइट साइड OH, फिर दूसरे वाले में H रहता है, बाकी सभी में OH रहता है। इतनी बार स्ट्रक्चर बनवा दूंगा ना आपको याद हो जाएगा, OH H, बस ठीक है। अब ये देखो यहां पर क्या बन रहा है मुझे बताना जरा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड लगा है तो sp2 ना, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन तो आता है होगा या नहीं यार तुमको, प्लेनर 12th में पढ़ के आओ, 11th में, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो प्लेनर होगा। जब प्लेन स्ट्रक्चर होगा मतलब प्लेन स्ट्रक्चर, एक प्रकार से प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये OH में से जो अटैकिंग होता है, देखो ये OH जो अटैक कर रहा है इधर, OH दो प्रकार से इस पे अटैक कर सकता है, एक तो बाहर की तरफ से, देखो ध्यान से, एक तो इस पे अटैक करेगा बाहर मतलब ऊपर की तरफ से, जैसे जो भी स्ट्रक्चर हमारा बना था ना वो ऊपर की तरफ से एक बार अटैक करेगा, एक बार नीचे की तरफ से अटैक कर सकता है। प्लेनर में दोनों तरफ से होता है, जैसे ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया, बाहर से भी इस पे अटैक कर सकता है H और O, अंदर से भी अटैक कर सकता है H और O, ठीक है। मतलब बाहर से भी और आगे से भी और पीछे से भी, दोनों प्रकार से अटैक कर सकता है। तो चलिए हम दोनों प्रकार से दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। ये दोनों प्रकार से अटैक कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, जब ये बाहर से अटैक करेगा मतलब सामने से अटैक करेगा तो OH राइट साइड बनता है, जब ये पीछे से अटैक करता है तो OH लेफ्ट साइड बनता है। ये 3D स्ट्रक्चर होता तो समझ में आ जाता, 2D बना तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये समझते रहो। जब ये, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, राइट साइड अटैक करता मतलब क्या करता है आप बोलोगे, बाहर से अटैक करता है तो क्या बोलोगे इसको, कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन कार्बन CH2OH। इधर आपका लगा है OH ग्रुप, इधर लगा है H, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH और इधर OH, इधर H, इधर H। और ये अटैक करके बन गया कुछ इस प्रकार से। और इसका हम नाम देंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। और अगर यही चीज पीछे से अटैक होती है तो OH आपका लेफ्ट साइड आता है, OH आपका लेफ्ट साइड। देखो OH पे ही डिपेंड करता है टोटल। OH अगर राइट साइड है तो अल्फा होगा, लेफ्ट साइड है तो बीटा होगा। सेम टू सेम, सेम टू सेम। अगर ये लेफ्ट साइड आता है, जब पीछे से अटैक कर रहे हैं, देखो इसलिए मैं वही बना भी रहा हूं, ब्लू कलर से बनाया तो ब्लू कलर राइट साइड से अटैक किया, मतलब बाहर से, और ये कुछ लाइट ब्लू बना रहा हूं तो वो अंदर से अटैक कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए OH इधर होगा, H इधर होगा, कार्बन कार्बन 4 5 CH2OH। ठीक है। OH H OH और इधर आ जाएगा आपका ये O। ये सिमिलर रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। इधर O नहीं लिखे शायद, ये। ठीक है। तो OH इधर लेफ्ट साइड है तो इसका नाम क्या आगे रखेंगे? OH लेफ्ट साइड है तो इसका नाम रखेंगे बीटा, बीटा डी ग्लूकोज। सही है बॉस? इसे ऐसा भी बोलते हैं, हाँ यही बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है। और जिस कार्बन पर दो स्ट्रक्चर बन रहा हो अलग अलग, उसे हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। देख लो, जो जो ये कार्बन है आपका, जो कार्बन है इसे हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी कार्बन पर आपका दो स्ट्रक्चर बन रहा है, एक आपका OH लेफ्ट साइड है, H राइट साइड है, और दूसरा भी हमारा, ये भी हमारा एनोमेरिक कार्बन ही है, एनोमेरिक कार्बन। एक आपका OH लेफ्ट साइड है, H राइट साइड है, तो उसे हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। एक बार OH राइट साइड है, H लेफ्ट साइड है, उसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। OH राइट साइड कब मिलेगा? जब आपका अटैक बाहर से होगा। अटैक अगर अंदर से होगा तो OH लेफ्ट साइड मिलेगा। इतना तो सबको चमक गया होगा ना। अब चलो एक बार हम अल्फा डी ग्लूकोज को क्या करेंगे, फिगर में चेंज करेंगे साइक्लिक में, एक हम बीटा डी ग्लूकोज को साइक्लिक में चेंज करेंगे। तो इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से। ठीक है। इसे हम साइकिल में चेंज करते हैं। ठीक, इसे हम साइकिल में चेंज करते हैं। करें साइकिल में चेंज। चलो सबसे पहले लिख लेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज को हम साइकिल में चेंज करते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज को साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। साइक्लिक स्ट्रक्चर में लिखेंगे हम कुछ इस प्रकार से, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, मत लिखो कुछ, दोनों को हम साथ साथ स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये कुछ इसी प्रकार से स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है। और यही सेम स्ट्रक्चर एक और बना लो, ताकि साथ साथ समझोगे ना, समझ में ज़्यादा बढ़िया आएगा। ये रहा। ठीक है। ठीक।
अब यहां पर एक बात याद रखना, जब हम अल्फा डी ग्लूकोज बना रहे थे तो उसमें OH राइट साइड था, जो राइट साइड था उसको आप नीचे लिखोगे, उसके बाद याद रखो दूसरा वाला तो राइट साइड था ही, आप पेज पलट के देख लो, मुझे तो याद है दूसरा वाला राइट साइड था। उसके बाद H आता है राइट साइड, फिर OH आता है आपका, और फिर CH2OH तो ऊपर रहता ही है, ठीक है। बाकी बचा आपका H, जो उसको ऐसे लगा दो, H OH H, इस प्रकार से, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें बीटा डी ग्लूकोज में, उसमें क्या था, OH लेफ्ट साइड आया था, तो OH ऊपर रहेगा इसमें, OH ऊपर रहेगा इसमें। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या आया था बताना जरा, लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड ही OH होता है, ऊपर H हो जाएगा, ध्यान देना। फिर हमारा OH लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट साइड वाला ऊपर लिखते हैं, और फिर लेफ्ट साइड में क्या आता है आपका, लेफ्ट साइड में H मिलता है, फिर आपका CH2OH ऊपर ही रहता है, H नीचे मिलता है, ठीक है। ये आपका H OH H OH, इसमें अल्टरनेट क्रम में हो गया था ना, CH2OH, आप करके देख लो, जो राइट साइड होगा उसको आप नीचे लिखोगे, जो लेफ्ट साइड होगा उसको आप ऊपर लिखोगे। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आप बोलते हो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये होता है बीटा डी ग्लूको, वैसे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बोलते थे, पायरानो क्यों आया वो आप समझा रहे हैं, पायरानो जिसे बोलते हैं, पायरानोज, ठीक है। सिंस हम सभी जानते हैं कि अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार के फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर आपका मिल रहा है, इसे क्या बोलते हो, पायरानो या पायरॉन, इसे आप पायरान बोलते हो। तो इसीलिए बीच में आ गया ग्लूकोज अलग अलग कर दो, इसे बीच में आ गया पायरानो, ठीक, पायरान। तो ये प्रकार से पायरान का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं, ठीक है। बातें क्लियर हुई, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताना जरा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहां पर एक बात याद रखेंगे कि जो आपका एनोमर्स होता है ना, वही आपका इपीमर्स होता है, जितने एनोमर्स होते हैं वही इपीमर्स भी होते हैं, बस अंतर यही है कि जो आपके ऐसा कार्बन जिसमें दो ही स्ट्रक्चर दिखा पाए वही आपका एनोमर्स इपीमर्स के बराबर होता है। इसको लिख लो, मैं उसको लिखाता हूं, ठीक है। आई थिंक यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चल आगे लिखेंगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि एनोमर्स आर ए काइंड ऑफ इपीमर्स। एनोमर्स कुछ और नहीं, इपीमर्स ही है। एनोमर्स कुछ और नहीं, इपीमर्स, जैसे एनोमेरिक कार्बन बोले थे ना हम उसको, तो वो एनोमेरिक कार्बन ही, अगर उसे हम बोलेंगे एनोमर्स, मतलब वो उस स्ट्रक्चर को एनोमर्स बोलते हैं, तो वो एक प्रकार का इपीमर्स ही है। बट उसमें क्या बताओगे आप, इन विच देयर आर ऑब्टेन्ड two different cyclic structure.
टू डिफरेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्यू टू ओनली वन कार्बन। सिर्फ एक कार्बन के कारण अगर दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिले ना, उसे उस इपीमर्स को हम एनोमर्स बोलते हैं, इसीलिए उसे हम एनोमेरी और उस कार्बन को एनोमेरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख लेंगे नोट का कि जो जनरली हेमी एसिटल होता है ना वो अनस्टेबल होता है। जनरली हेमी एसिटल आर अनस्टेबल। हेमी एसिटल क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। बट इन 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में दे बिकम एक्सट्रीमली स्टेबल। दे बिकम एक्सट्रीमली स्टेबल। ठीक है, दे बिकम एक्सट्रीमली स्टेबल ड्यू टू रिंग साइज। मतलब 5 और 6 में, और 5 और 6 में से भी 6 में जो सबसे ज्यादा वो क्या होते हैं, एक प्रकार से स्टेबल होते हैं। जनरली हेमी एसिटल क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। बट अगर आप 5 और 6 की बात करेंगे, मतलब जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग हो गया या 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड जो उसकी हम इसके पहले जो बना रहे थे ना वो 6 मेंबर्ड था ना। अरे 6 मेंबर्ड ही तो था, ऐसे तो बोलोगे, यही तो था। कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये जनरली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू रिंग साइज के कारण है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये लिख लेंगे, जो आपका इपीमर्स और एनिमर्स होता है, इपीमर्स एंड एनोमर्स बोथ आर डायस्टेरियोमर्स। इपीमर्स और एनोमर्स दो के दोनों हमारे क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर्स होते हैं। देखो, जो आपका स्ट्रक्चर था, नॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, वो आपका बहुत कुछ ऐसी कमियां दिखाने लगा था, जिसके कारण आपका ये क्या बन गया, क्या बोलते हैं उसको, साइक्लिक स्ट्रक्चर आया। कहो तो कमियां बता दें, कहो तो ना बताएं। ठीक है, कई ऐसी कमी था जो कि पूरा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, चलो फेल्योर्स ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लिख लो, यहां पर बना लो, नहीं तो जाने दो, छोड़ दो। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं। चलो यहां पर लिखेंगे क्या? फेल्योर्स ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। फेलियर क्या था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का? ठीक है, फर्स्ट फेलियर लिखेंगे इसमें। फर्स्ट फेलियर लिखेंगे क्या था कि ग्लूकोज डजंट शो ग्लूकोज डजंट शो 2,4 DNP टेस्ट। ग्लूकोज 2,4 DNP टेस्ट नहीं दिखाता। शिफ बेस टेस्ट ये भी नहीं दिखाता, और NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं दिखाता। ठीक है, NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं दिखाता। बट आप कहोगे कि जो कि प्रूव नहीं कर पाया था आपका क्या, कौन सा? नॉर्मल स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में ये 4p DNP टेस्ट, मतलब DNP के साथ रिएक्ट कर जा रहा था। बट आपका जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑक्सीजन तो खाली होता नहीं, ऑक्सीजन तो बधा हुआ है दोनों कार्बन से, इसलिए वो नहीं कर पाता और हमारा स्ट्रेट चेन वहां पर फेल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि 2,4 DNP क्या होता है, तो 2,4 DNP लिखोगे। 2,4 DNP मतलब होता है डाई नाइट्रो
हाइड्रोजन, फिनिल हाइड्रोजन, पी फॉर फिनिल, फिनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जो कि आपका स्ट्रक्चर अगर दिखा दूं मैं तो ये होता है। ये NO2, NO2 2 4, जैसे इसको 1 देंगे 1 2 3 4 2 4 NO2 हो गया एंड NHNS2 हाइड्रोजन, NH2 यही होता है। ठीक है, ये आपका RCHO के साथ रिएक्ट करके, RCHO के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, H2O निकलता है। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O निकाल देते हैं, और ये जब रिएक्ट करता है ना RCHO के साथ तो ये रेड कलर, यहाँ पर देखना रेड कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज है ही नहीं इसमें ना, ऑरेंज कलर और येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। और जबकि आप नॉर्मल ग्लूकोज को रिएक्ट करा दे रहे थे RCHO के साथ, वो सॉल्यूशन बता दे रहा था, बट ग्लूकोज तो देता ही नहीं ना, तो वो वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें CHO ग्रुप था, वो तो रिएक्शन कराने पे दे रहा था सॉल्यूशन, बट ये DNP सॉल्यूशन नहीं देता। DNP टेस्ट नहीं दिखा, शो करता ग्लूकोज, और जो कि प्रूव कर पाया हमारा साइक्लिक चेन। ठीक है, नोट करो। और ये जो टेस्ट होता है, दिस टेस्ट ओनली पॉसिबल, तभी पॉसिबल है व्हेन, ओनली पॉसिबल या फिर लिख सकते हैं इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में ही पॉसिबल है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे थे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, उसमें तो एल्डिहाइड प्रेजेंस था, बट इसमें आपका एल्डिहाइड प्रेजेंस नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर जा रहा है, इसलिए DNP नहीं शो करता। और रियल बात है कि ये DNP टेस्ट नहीं शो करता। एक दूसरा है जो कि शिफ्ट बेस टेस्ट है। शिफ्ट बेस टेस्ट क्या है? शिफ्ट बेस टेस्ट क्या है? दूसरा वाला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? शिफ्ट बेस टेस्ट। शिफ्ट बेस टेस्ट क्या होता है कि अगर आप शिफ्ट बेस टेस्ट वैसे बहुत बड़ा है तो आप देख सकते हो, आता नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, शिफ्ट बेस टेस्ट जो होता है, इसका गूगल पे डाल देना, शिफ्ट बेस डाल दोगे तो उसका फार्मूला मिल जाएगा। टेस्ट जो होता है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन, एक प्रकार का कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और अगर हम इस कलरलेस सॉल्यूशन का कलरलेस सॉल्यूशन को RCHO के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो एक प्रकार का रेड PPT बना देता है, रेड सॉल्यूशन बना देता है, जो कि नहीं दिखाता ग्लूकोज, बट उसका स्ट्रेट चेन दिखा रहा है जहां पर फेल हुआ था ये। ठीक है, और ये NHSO3 एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं दिखाता। दूसरा पॉइंट क्या था, इसको नोट डाउन कर लो। दूसरा पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसमें लिख लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था? द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ओहो, सॉरी, सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा ही था, द पेंटा एसीटेट of glucose doesn't react with NH2OH to form oxime। वैसे नॉर्मली क्या होता है, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज को अगर आप रिएक्ट कराओगे NH2OH के साथ, वो रिएक्ट करके ऑक्साइम नहीं बनाता, लेकिन हमने आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में दिखाया था कि वो रिएक्ट कर रहा था और ऑक्साइम बना रहा था, इसलिए ये फेल हुआ, इसलिए ये फेल हुआ। आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो तो उसमें वो रिएक्ट कर रहा था, जबकि हमने बताया था पिछले वाली क्लास में जाकर देखना,
तो उसमें वो रिएक्ट करके पेंटा एसीटेट ग्लूकोज जो है वो NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है, NH2OH के साथ रिएक्ट करके। अभी भी जस्ट शुरुआत में ही बताया, पिछले में क्या, अभी शुरुआत में बताया था NH2OH करके ऑक्साइम बनाता है, अभी जस्ट शुरुआत में ही बताया था, जो कि पॉसिबल नहीं होता रियलिटी में। और यही हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर जब लगाते हैं तो वो NH2OH नहीं बनाता, वो कहता है नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। चल आ जाओ आगे देखते हैं। हमने देखा जो आपका ग्लूकोज है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक आपका अल्फा ग्लूकोज, एक आपका बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करूं इन सभी को, अल्फा ग्लूकोज की अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, एमपी की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, पूरा लिख देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका जो अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन होता है, और ये बीटा ग्लूकोज जो होता है ये 423 केल्विन होता है, 423 केल्विन होता है। समझ रहे हो? 423 केल्विन होता है, मतलब ज़्यादा आप इसे हीट करोगे तब जाकर ये मेल्ट होता है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होता है ना। चलो अभी और बताते हैं क्यों स्टेबल होता है, और इसकी प्रिपरेशन की बात कर लें हम, प्रिपरेशन की बात कर लें। इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा ग्लूकोज जो होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर ना क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से ये बनता है अल्फा ग्लूकोज। जबकि बीटा ग्लूकोज क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हॉट होता है, तो मतलब ऑलमोस्ट 98 डिग्री सेल्सियस, एट 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस पर वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनता है, और ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से बनता है। स्टेबिलिटी की बात कर लें, स्टेबिलिटी की बात कर लें तो ये आपका लेस स्टेबल होता है, अल्फा ग्लूकोज लेस स्टेबल होता है, और ये मोर स्टेबल होता है। कारण पूछोगे? मोर स्टेबल, ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज एक तो ये है कि ये कम हीट है, वो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पे पिघलता है, एक तो नॉर्मल सा ये हो गया। जो अच्छा आप बता सकते हो कि बिकॉज OH आपका OH ग्रुप जो है OH इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन। OH एक्सियल पोजीशन पे था ना, राइट साइड एक्सियल पोजीशन पर था। जबकि बीटा ग्लूकोज में OH जो होता है वो प्रेजेंट 3D में देखो तो तब समझ में आ गया, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। चलो, सो दैट खत्म होता है आज की क्लास यहीं पर, फिनिश। नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो। सो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ग्लूकोज खत्म हुआ। कल की क्लास में हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन मनीष अप्लाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।